जब महिला चॉकलेट केक बना रही थी, उसने अचानक देखा कि चॉकलेट का रंग उसके जूतों पर लगे मल के रंग के बिल्कुल समान है। इसलिए उसने बिना कुछ कहे उसे बर्तन में डाल दिया, फिर एक चॉकलेट केक बनाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पड़ोसी के घर भेज दिया। महिला ने इस तरह से पड़ोसी से बदला लिया क्योंकि उसे इस पड़ोसी ने मजबूर किया था, क्योंकि इस पड़ोसी ने यहाँ आने के पहले ही दिन रात को घर में एक पार्टी रखी थी। शुरू में लिसा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे यह कभी नहीं सोचा था कि सुबह के 3 बजे के बाद भी उनका साउंड सिस्टम बंद नहीं होगा। इससे लिसा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन चूंकि पड़ोसी पहले दिन आया था, उसने सोचा कि सहन कर ले। इस तरह लिसा ने एक दर्द भरी रात गुजारी और फिर थकी हुई शरीर से काम पर चली गई। किसने सोचा था, जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंची, लगभग जमीन पर पड़े मल पर कदम रख दिया। उसे नहीं पता था कि पड़ोसी का कुत्ता उसके लॉन पर शौच करेगा, जिससे लिसा को बहुत घिन आ गई। लेकिन चूंकि उसे काम पर जाना था, उसने उस पड़ोसी से कोई शिकायत नहीं की। लेकिन जैसे ही उसने एक दिन की मेहनत के बाद घर आकर नहा लिया और आराम करने की तैयारी की, फिर से वही परिचित धातु की आवाज सुनाई दी। इससे उसे और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बिना कुछ कहे पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी। पर हैरानी की बात यह थी कि पड़ोसी ने सुनते ही माफी मांगी और अपने दोस्त को साउंड कम करने को कहा। जब देखा कि पड़ोसी काफी समझदार है, तो लिसा ने सुबह के मल की घटना भी उसे बता दी। जब उसने सुना कि पड़ोसी ने कहा कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तो लिसा संतुष्ट होकर चली गई। घर लौटने के बाद हालांकि साउंड सिस्टम की आवाज अब भी थी, लेकिन आवाज कम होने की वजह से आराम में कोई बाधा नहीं थी। लिसा ने सोचा कि आज रात वह अच्छी नींद लेगी, लेकिन आधी रात को फिर से कान फोड़ने वाली आवाज से जाग उठी और यह फिर से वही सुबह के 3 बजे की बात थी, जिससे लिसा गुस्से में आ गई। इस समय वह और सोने का मन नहीं कर रही थी। गुस्से में पड़ोसी के घर फिर से चली गई। वह इस अपमान को सहन कैसे कर सकती थी? देखकर कि पड़ोसी ने दिन के व्यवहार को बदल दिया है, लिसा ने धमकी दी कि अगर वह फिर से शोर करेगा तो वह पुलिस को बुलाएगी, क्योंकि उसे दिन में काम करना होता है और अब उसे आराम की जरूरत है। लेकिन जैसे ही पड़ोसी ने सुना कि वह पुलिस को बुलाने वाली है, वह तुरंत ही गुस्से में आ गया। लिसा ने कोई और उपाय न देखकर पुलिस को फोन किया और बताया कि पड़ोसी रात को नहीं सोता और शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा है। लेकिन पुलिस ने कहा कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, केवल आसपास के पड़ोसियों के साथ मिलकर इसे नगर निगम विभाग को रिपोर्ट किया जा सकता है। गुस्से में लिसा ने अपना तकिया लिया और कार में बैठ गई। फिर कार को एक शांत झील के किनारे ले जाकर उसमें बैठकर सुबह तक काट लिया। किसने सोचा था, जब वह अच्छी नींद में थी, एक नगर निगम अधिकारी ने उसका सपना तोड़ दिया, क्योंकि झील के किनारे पार्किंग की अनुमति नहीं थी। सौभाग्य से नगर निगम अधिकारी लिसा का पुराना सहपाठी था। लिसा को लगा था कि वह उसे माफ कर देगा, लेकिन चूंकि लिसा ने पहले उसकी प्रपोजल को ठुकरा दिया था, उसने उसे बेदर्दी से एक जुर्माना जारी किया। शाम को काम से लौटने पर पड़ोसी ने देखा कि लिसा पुलिस को बुलाने में असमर्थ थी, तो वह और भी निर्भीक हो गया। अंधेरा होते ही पार्टी शुरू कर दी। इस समय लिसा सहन नहीं कर सकी, तुरंत पड़ोसी के पास गई और उस युवक की शिकायत करने के लिए कहा। लेकिन पड़ोसी जानता था कि वह युवक टैटू वाला और गुंडा है, इसलिए उसने जितना कम झंझट उतना अच्छा की नीति के तहत लिसा को मना कर दिया। क्योंकि पड़ोसी उसकी मदद नहीं कर रहे थे, लिसा को शोर बर्दाश्त करना पड़ा। कई दिनों से अच्छी नींद नहीं आई थी। लिसा को पता था कि इस तरह सहन करना कोई समाधान नहीं था। इस समय उसे याद आया कि जिसने उसे पहले जुर्माना दिया था वह उसका पुराना सहपाठी था, इसलिए उसने उसे बाहर मिलने के लिए बुलाया। चूंकि वह पुराना सहपाठी लिसा को कॉलेज के दिनों में पसंद करता था, वह भी समय पर बार में लिसा से मिलने पहुंच गया। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लिसा ने सीधे बात शुरू की। अपने पुराने सहपाठी के घर आने के बाद वह बेसब्री से बाथरूम की ओर नहाने के लिए चला गया। लेकिन जब वह बाथरूम से बाहर आया तो देखा कि लिसा पहले ही बिस्तर पर सो चुकी थी। जब लिसा फिर से जागी, तब तक अगला दिन हो चुका था। अपने पुराने सहपाठी के तेंदुए के प्रिंट वाले शॉर्ट्स को देखकर लिसा धीरे धीरे बिस्तर से उठ गई। वह चोरी छिपे अपने पुराने सहपाठी के घर से निकल गई और जब वह घर लौटी तो शोर करने वाला पड़ोसी अभी भी सो रहा था। उसने प्रतिशोध के लिए सीधे घास काटने की मशीन बाहर निकाली, जैसे को तैसा। अपनी घर के दरवाजे के सामने के लॉन पर चक्कर लगाने लगी। लेकिन वह जैसे ही कुछ कदम चली, अचानक उसके पैर किसी चिपचिपी चीज पर पड़ गए। उसने देखा कि पड़ोसी का कुत्ता फिर से उसके लॉन पर शौच कर रहा है। लिसा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह सीधे घर गई और चॉकलेट केक बनाना शुरू किया। जूते के तल पर लगी सारी चीजें उसमें खुरच कर डाल दी। एक ऐसा केक बनाया जो लगभग उसी रंग का था। पड़ोसी के दरवाजे पर जाकर उसे माफ करने के बहाने खाने के लिए दे दिया। इस घटना के बाद लिसा का मन बेहद खुश हो गया। लेकिन जैसे ही वह आराम से सोने की सोच रही थी, उसने देखा कि पड़ोसी ने स्पीकर की आवाज सबसे ऊंची कर दी है। यहाँ तक कि टेबल पर रखी पानी की ग्लास भी कंपन करने लगी। बदला लेने के लिए लिसा ने अपनी माँ के जीवन काल में दी हुई पड़ोसी के घर की चाबी निकाल ली। असल में लिसा की माँ शेंगचेन में उसी के पड़ोस में रहती थी।
इसके बाद लिसा चुपचाप खिड़की के पास बैठ गई और जब पड़ोसी सुबह नाश्ता लेने बाहर गया तो वह तुरंत चाबी लेकर पड़ोसी के घर चली गई और बिना हिचकिचाए उसके स्पीकर को पूरी तरह तोड़ डाला। जाते जाते उसने स्पीकर पर बियर भी उड़ेल दी। पिछले कई रातों तक स्पीकर के शोर से अच्छी नींद न मिल पाने के बाद अब लिसा को थोड़ी राहत और संतोष महसूस हुआ। गोरान रात होने पर वह परेशान करने वाली साउंड सिस्टम की आवाज फिर कभी नहीं सुनाई दी। जैसे ही वह खुशी खुशी वाइन डालकर जश्न मनाने ही वाली थी तभी अचानक उसके घर का दरवाजा पड़ोसी ने खटखटा दिया। लीसा के पास उसके घर के दरवाजे की चाबी है, ये बात अब छुपाई नहीं जा सकती। पड़ोसी घर के बाहर जोर से चिल्ला रहा था कि लीसा चोर है। लीसा ने मजबूरी में चाबी बाहर फेंक दी। कौन जानता था कि वह पड़ोसी उसे नहीं छोड़ने वाला था। उसने धमकी दी कि वह बाद में लोगों को बुलाकर उससे बदला लेगा, लेकिन इसी वजह से लीसा ने सोने की हिम्मत नहीं की। डर था कि वो व्यक्ति आधी रात को लोगों को बुलाकर उससे बदला ले सकता है। मुश्किल से एक रात गुजारी, फिर भी लीसा दरवाजे के बाहर एक कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह पर्दे के पीछे से पड़ोसी की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। क्योंकि वह घर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, उसने कंपनी के बॉस को फोन कर छुट्टी ले ली। जब लीसा ने देखा कि पड़ोसी ने एक नया साउंड सिस्टम खरीदा है तो वह जान गई कि पड़ोसी का बदला शुरू होने वाला है। उसे और चिंता इस बात की थी कि उसकी कई सालों से पाली हुई बिल्ली भी गायब थी। जब उसे शक हुआ कि यह बात पड़ोसी से संबंधित हो सकती है तो उसके घर के दरवाजे के नीचे एक नोट मिला जिसमें पड़ोसी ने साउंड सिस्टम खरीदने के $850 के खर्चे की भरपाई की मांग की। जब वह गुस्से से पागल हो रही थी उसी वक्त पड़ोसी का साउंड सिस्टम फिर से बज उठा। लेकिन अफसोस उसके पास पड़ोसी से निपटने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसे इस शोर को सहन करना पड़ा। जब लीसा बेहद परेशान थी तभी उसे चाहने वाला पुराना सहपाठी उससे मिलने आया और उसने भी बगल से आ रहे कानफाड़ू शोर को सुना। जब उसने सुना कि लीसा इस शोर से एक हफ्ते से परेशान है तो वह बिना कुछ कहे बाहर जाकर पड़ोसी को सबक सिखाने की योजना बनाने लगा। लेकिन जल्द ही लीसा ने बाहर से एक दर्दनाक चीख सुनी। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर लीसा ने जल्दी से पिछले महीने की बचत निकालकर पड़ोसी को दे दी। तभी वह अपनी मदद करने आए पुराने सहपाठी को बचा पाई। लीसा ने पूछा कि क्या उसके घर की बिल्ली को उसने पकड़ लिया है, लेकिन उसने कहा कि उसे नहीं पता कि उसके घर में कोई बिल्ली है। जब उसने देखा कि वह व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है तो लीसा नाखुश होकर घर लौट आई। और क्योंकि पुराना सहपाठी देवी के सामने लड़ाई हार गया, उसके पास लीसा के घर पर रुकने का कोई बहाना नहीं था। वह शर्मिंदा होकर वहां से चला गया, लीसा को अकेले कानफाड़ू शोर सहने के लिए छोड़कर। लीसा ने कभी नहीं सोचा था कि पड़ोसी की ध्वनि प्रणाली से छत टूट जाएगी। जब लीसा लगभग पागल हो रही थी तभी अचानक छोटे शहर में बिजली चली गई। इसी समय तक परेशान करने वाला शोर आखिरकार समाप्त हो गया। लेकिन इसी समय लीसा ने अचानक पड़ोसी के घर से अपने छोटे बिल्ली के बच्चे की आवाज सुनी। यह जानना चाहिए कि यह छोटी बिल्ली उसकी जान की प्यारी थी। लीसा ने तुरंत सीढ़ी उठाई और अटारी पर चढ़ गई, फिर सीधे हथौड़े से अटारी की दीवार उखाड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि सामने ही पड़ोसी का अटारी था, वह पड़ोसी के घर में घुसकर बिल्ली को बचाना चाहती थी। जल्दी ही लीसा ने दीवार तोड़कर पड़ोसी के घर में घुस गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उसे बेहद दुखी कर दिया। क्योंकि उसने पाया कि उसका बिल्ली का बच्चा पड़ोसी की अटारी में भूख से मर गया था। पड़ोसी ने अनजाने में उस महिला की वर्षों से पाली प्यारी बिल्ली को भूखा मार डाला और लीसा के मन में एकदम से जान के बदले जान का ख्याल आ गया। क्योंकि वह छोटी बिल्ली उसके कई वर्षों से पालतू थी और उसके साथ रहने वाला अकेला परिवारजन थी। बिल्ली के लिए बदला लेने के लिए लीसा बिना कुछ कहे पड़ोसी के घर में अटारी से घुस गई। इस समय पड़ोसी कल रात पार्टी करने के बाद गहरी नींद में सो रहा था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कोई उसके घर में घुस आया है। जब लीसा ने देखा कि युवक गहरी नींद में सो रहा है, उसने धीरे धीरे अपने हाथ में हथौड़ा उठाया। लेकिन जैसे ही उसने हिम्मत जुटाई और कार्रवाई की तैयारी की, एक युवा लड़की बिस्तर से बाहर निकल आई। अजीब बात यह थी कि जब लीसा ने उस लड़की को देखा, उसने तुरंत अपने हाथ में हथौड़ा नीचे कर दिया। क्योंकि यह लड़की वह थी जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था और वह स्थानीय गुंडे की प्यारी बेटी थी। उस दिन वह बस उस लड़की से टकराने ही वाली थी और इसी वजह से गुंडे ने लगभग उसे गाड़ी से खींचकर पीट कर मार ही डाला था। जब उसने लड़की की यूनिफॉर्म पर नाम देखा तो लीसा को तुरंत पड़ोसी से निपटने का एक बेहतर तरीका सूझा। उसने बिना कुछ कहे सीधे उस लड़की की गुंडा माँ को फोन किया और बताया कि लड़की को एक बेकार लड़के ने परेशान किया था। उसकी माँ ने यह सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो गई और कुछ साथियों को लेकर तुरंत वहां पहुंच गई और गुस्से से पड़ोसी के दरवाजे पर आई। उनके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वे उस बेकार लड़के को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे। और इस समय लीसा एक छोटे स्टूल पर बैठकर चुपचाप तमाशा देख रही थी। कुछ लोग दरवाजा तोड़कर अंदर गए। 2 मिनट के बाद ही पड़ोसी डर के मारे खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ताकत के पूर्ण दबाव के तहत वह कहीं नहीं भाग सकता था। उसे सीधे कुछ साथियों द्वारा लड़की की मां के सामने खींच लिया गया। उसकी मां भी कठोर थी, बिना कुछ कहे उसने उसका एक कान काट दिया। कोई चारा न था। आखिरकार वह लड़का अपनी पैंट थामे हुए वहां से भाग गया और यही वजह थी कि युवक ने फिर कभी वहां रहने की हिम्मत नहीं की।
जैसे ही युवक इस छोटे शहर को छोड़कर चला गया, लिसा आखिरकार अपनी पुरानी शांत जीवन शैली में लौट आई। इस तरह फिल्म समाप्त होती है। बेनसुखी जंगल एक महिला के शोर के मुद्दे के कारण पड़ोसी के साथ अकेले टकराव की कहानी बताती है। फिल्म महिला और पड़ोसी के टकराव के माध्यम से हिंसात्मक समाधान की संभावनाओं और नुकसान की पड़ताल करती है। महिला ने हिंसा के कारण अपनी प्यारी बिल्ली खो दी, जबकि शोर करने वाले पड़ोसी ने एक कान खो दिया। मेरा मानना है कि निर्देशक इस फिल्म के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि हिंसा न केवल समस्याओं का प्रभावी समाधान नहीं कर सकती, बल्कि अधिक समस्याएं और टकराव उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें शांति से समस्या का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। तैराकी पूरी करने के तुरंत बाद दोनों बहनों ने अचानक देखा कि स्विमिंग पूल की तली में एक बहुत बड़ा हीरे की अंगूठी पड़ी है। इस दृश्य को देखकर बड़ी बहन तुरंत लालच में आ जाती है। चारों ओर कोई नहीं देखता, वह पूल में कूद जाती है। इस बड़े हीरे को अपना बनाने की योजना बनाती है, लेकिन दुर्भाग्य से यह हीरा बहुत कसकर फंसा हुआ है और वह इसे निकालने में असमर्थ रहती है। किनारे पर बैठी छोटी बहन अब और नहीं बैठ सकती, इसलिए वह भी तेजी से पूल में कूद जाती है। बड़ी बहन के साथ मिलकर हीरे को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इसी समय छोटी बहन के बाल गलती से जाली में फंस जाते हैं। बड़ी बहन यह देखकर पहले उसके बाल निकालने में मदद करती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि ऊपर का पूल प्रबंधक पूल के तल की असामान्यता पर ध्यान नहीं दे रहा है और घर जाने की जल्दी में वह देखता है कि स्थल खाली है और तुरंत बंद करने का बटन दबा देता है। पूल का कवर धीरे धीरे बंद हो जाता है। पानी में बड़ी बहन को एहसास होता है कि स्थिति गंभीर है। वह छोटी बहन के बाल खींचने की पूरी कोशिश करती है ताकि जल्दी से किनारे पर पहुंच सके। कवर के बंद होने के करीब आते ही चिंतित बड़ी बहन जोर से खींचती है और अंततः बाल निकालने में सफल होती है। दोनों तेजी से किनारे की ओर तैरते हैं, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुका है। पूल का कवर पूरी तरह से बंद हो चुका है और दोनों बहनें देखती हैं कि आसमान गिर गया है। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि पूल में कवर भी लगा हुआ है। डर से वे पागल होकर कवर को पीटते हैं, मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन चाहे वे कितना भी चिल्लाएं कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूरा स्विमिंग हॉल खाली है और एकमात्र प्रबंधक भी छुट्टी पर जा चुका है। निराशा तुरंत दोनों पर छा जाती है, क्योंकि आज शुक्रवार है। यह स्विमिंग हॉल शनिवार और रविवार को बंद रहता है, केवल सोमवार को खुलता है। अगर वे 2 दिन बिना खाए पिए यहाँ रहते हैं तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। थोड़ी देर शांत होने के बाद उन्होंने मिलकर कवर खोलने का फैसला किया, लेकिन यह तो निरर्थक कोशिश थी। छोटी बहन बड़ी बहन को लालच के लिए दोष देती है। हीरा उठाने की जिद के कारण ही वे इस मुसीबत में फंस गई, लेकिन बड़ी बहन मानती है कि यह छोटी बहन की गलती है। अगर वह भी पूल में नहीं कूदती तो दोनों कैसे फंस सकते थे। लेकिन अभी प्राथमिकता यहाँ से भागने की है, इसलिए दोनों पूल का निरीक्षण करना शुरू करते हैं, अन्य निकास की तलाश में। लेकिन पूरे पूल का निरीक्षण करने के बाद वे पाते हैं कि पूल पूरी तरह से बंद है। केवल एक पुरानी स्विमिंग सूट और एक प्लास्टिक बोर्ड मिलता है। इसी समय छोटी बहन अचानक देखती है कि कवर पर एक छोटा छेद है, लेकिन ये छेद बहुत छोटा है। पूरी कोशिश करने के बावजूद इसे खोलना असंभव है। बड़ी बहन प्लास्टिक बोर्ड का उपयोग करके छेद को काटने की कोशिश करती है, लेकिन चाहे वे कितना भी प्रयास करें, पूल का कवर अभी भी अछूता रहता है। छोटी बहन पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट जाती है, मानती है कि यह सब हीरे की वजह से हुआ है। लेकिन हीरे का जिक्र करते ही लालची बड़ी बहन को याद आता है कि हीरा अभी भी नीचे फंसा हुआ है, इसलिए वह फिर से गहरे पानी में जाती है और अंततः हीरे को निकालने में सफल होती है। लेकिन इस समय वह देखती है कि तल के ड्रेन ग्रिल थोड़ा ढीला है, शायद यह चीज उन्हें बचने में मदद कर सकती है। इसलिए वह पूरी ताकत से ग्रिल को खींचती है, लेकिन दुर्भाग्य से ग्रिल बहुत कसकर फंसा हुआ है और इसे निकालना असंभव है। मजबूरी में वह पानी की सतह पर लौटती है और छोटी बहन के साथ बचने की योजना पर चर्चा करती है। लेकिन इसी समय किनारे पर फोन बजता है। ये बड़ी बहन के बॉयफ्रेंड का फोन है। फोन को देखकर वे इसे उठाने में असमर्थ होते हैं और दोनों का दिल टूट जाता है। समय के एक एक पल के साथ रात का अंधेरा गहराने लगता है। पूल की रोशनी भी खुद ब खुद बुझ जाती है और अंधेरे में दोनों पूरी तरह निराशा में डूब जाते हैं। बॉयफ्रेंड लगातार फोन करता रहता है और सूरज की रोशनी के बिना पूल का पानी भी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। और भी बुरा यह है कि बड़ी बहन अचानक पीली पड़ जाती है और थकान और कमजोरी महसूस करती है। असल में बड़ी बहन को डायबिटीज है और उसे तुरंत इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत है, वरना वह जल्द ही बेहोश हो जाएगी। लेकिन जान बचाने वाली दवा ऊपर वाले बैग में रखी है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए छोटी बहन टूटे टुकड़े को उठाकर पूरी ताकत से कवर को काटने लगती है। लेकिन इसी समय ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं। पूल की रोशनी भी अचानक जल जाती है। असल में यह स्थल की सफाई करने वाली महिला है जो सफाई करने आई है। जीवन रक्षक को देखकर दोनों बहनें कवर को जोर से पीटती हैं और मदद के लिए चिल्लाती हैं। यह सफाई महिला का ध्यान आकर्षित करता है। दोनों सोचते हैं कि आखिरकार वे बच जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि महिला सीधे उनके सामान की ओर जाती है और पर्स निकालकर उसमें से पैसे निकालती है और कार्ड भी निकाल लेती है और कोने में लगे कैमरे को देखती है। अगले ही पल वह सीधे मॉनिटरिंग रूम में जाती है और सभी कैमरों को एक एक करके बंद कर देती है। फिर वह पूल के किनारे आती है और पानी में फंसी बहनों को बताती है कि वह हाल ही में जेल से बाहर आई है और आज उसे पूल के मालिक ने निकाल दिया है। अब उसके पास एक पैसा भी नहीं है और वह किराया भी नहीं दे सकती। कहती है कि अगर वे चाहते हैं कि वह उन्हें बचाए तो उन्हें एटीएम का पिन कोड बताना होगा। दोनों बहनें सुनकर गुस्से में आ जाती हैं और उसे ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाती है। छोटी बहन तो उसे गालियां देने लगती है। देखते हुए कि दोनों बहनें समझौता नहीं कर रही हैं, महिला उन्हें सबक सिखाने का फैसला करती है और तुरंत स्थल की रोशनी बंद कर देती है और पुल के हीटर को भी बंद कर देती है ताकि वे अंधेरे और ठंड का अनुभव कर सकें। यह मजाक नहीं है, आप हमें मारने जा रहे हैं, आप समझते हैं। हाँ, मैंने कभी नहीं कहा कि यह मजाक है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप रात को बिना ठंड के गुजर सकते हैं तो मैं सुझाव देता हूं कि आप अपने एटीएम का पिन कोड दे दें। पैसे और जीवन के बीच बड़ी बहन अंततः समझौता कर लेती है। यह 6530 है। पासवर्ड जानने के बाद महिला चली जाती है क्योंकि उसने हीटर बंद कर दिया है। जल्द ही दोनों ठंड से कांपने लगते हैं और बड़ी बहन की मधुमेह भी बढ़ जाती है। लेकिन जीवन रक्षक इंसुलिन ऊपर की सीट पर रखा है। बड़ी बहन की पीड़ा को देखकर छोटी बहन का दिल दुखता है। ये समझकर कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, उसने प्लास्टिक की शीट उठाकर ढक्कन को पीटना शुरू किया ताकि सामने वाले का ध्यान आकर्षित किया जा सके। अचानक वह महिला अंधेरे में छिपकर उनकी बातें सुन रही थी।
छोटी बहन उससे पूछती है कि उसने पैसे लेकर काम क्यों नहीं किया, लेकिन इस समय महिला कहती है कि कार्ड में कुछ पैसे हैं जो भिखारी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। कहती है कि इस पैसे से वह कुछ नहीं करेगी, मैं शायद तुम्हें दोनों को वहीं छोड़ दूंगी, तुम्हें मरने के लिए। धमकी देकर महिला चली जाती है और निराशा में डूबी दोनों बहनें रह जाती हैं। गुस्से में जलती छोटी बहन उस लालची महिला से बदला लेने का फैसला करती है और प्लास्टिक के टुकड़े को तेज करती है। वह जानती है कि महिला केवल पैसे के लिए काम करती है, इसलिए वह झूठ बोलती है कि वह अपनी छुपी हुई पैसे की जगह बताने जा रही है। महिला सफलतापूर्वक फंस जाती है और छोटी बहन सही समय पर महिला के कान में जोर से चुभती है। दादी तुरंत दर्द से तड़प उठती है। हालांकि दोनों बहनों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की, लेकिन उन्होंने महिला को पूरी तरह से नाराज कर दिया। वह उन्हें क्रूर सजा देने का फैसला करती है। वह तुरंत पानी के सर्कुलेशन सिस्टम को चालू करती है और अगले ही पल लगातार पानी का प्रवाह अंदर आता है। दोनों बहनें पूरी तरह से घबरा जाती हैं। वे इन पानी के आउटलेट को बंद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन पानी का दबाव बहुत ज्यादा है। शक्तिशाली जल दबाव ने उन्हें असहाय बना दिया और मधुमेह से पीड़ित बड़ी बहन लगातार पानी के प्रवाह से पूरी तरह बेहोश हो गई। छोटी बहन ने यह देख तुरंत बड़ी बहन को पकड़कर छोटे छेद की ओर खींचा और दादी से अपनी गलती स्वीकार की, उनसे दया की भीख मांगी कि वे उन्हें माफ कर दें। और दादी, जो किसी की मौत से डर रही थी, नियंत्रण कक्ष में वापस गई और जल चक्रण बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि दादी अब रुक जाएंगी, लेकिन उन्होंने फिर से पुल के किनारे आकर दोनों को धमकी दी। मुझे वह दिमाग चाहिए। दादी ने दावा किया कि अगर वे अंगूठी दे दें तो वह उन्हें बचा लेंगी। अपनी जान बचाने के लिए बहनों ने मजबूरी में इस मुश्किल से पाई हुई हीरे की अंगूठी छोड़ दी, छेद के जरिए दादी को दे दी और वादा किया कि बाद में कभी पुलिस को खबर नहीं करेंगे। जो चाहती थी वह मिलने के बाद दादी ने भी वादा निभाया और नियंत्रण कक्ष में वापस गई। पासवर्ड डालकर कवर खोलने की तैयारी की, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि पासवर्ड डालने के बाद भी कवर में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तभी उन्हें डर के साथ एहसास हुआ कि यह खराब मशीन वास्तव में खराब हो गई है। दादी के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह पुल में वापस गई और दोनों को बताया कि कवर प्रणाली खराब हो गई है और अब उनके पास कोई और उपाय नहीं है और वह पुलिस को नहीं बुला सकती क्योंकि वह अभी अभी रिहा हुई थी। अगर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तो वह निश्चित रूप से जेल में जीवन बिताएंगी। इसके बाद उन्होंने निराश दोनों को नजरअंदाज कर दिया और दृढ़ता से स्विमिंग पूल छोड़ दिया। एकमात्र बचाव का तिनका इस तरह छोड़कर चला गया। अब बहनें पूरी तरह से निराश हो गईं। जिंदा रहने के लिए छोटी बहन ने पूरी ताकत से स्विमिंग पूल के नीचे की ओर तैरना शुरू किया, क्योंकि अब एकमात्र उम्मीद ड्रेन के ग्रिल में थी। शायद ग्रिल के सहारे पूल का कवर तोड़ा जा सके। यह सोचकर छोटी बहन ने ग्रिल को जोर से खींचा, लेकिन ग्रिल हिलने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन वह असहाय होकर लगातार कोशिश करती रही। जब भी सांस रुकती, वह पानी की सतह पर आकर सांस लेती, फिर वह पानी में डूबकर कोशिश जारी रखती। उसने ग्रिल को मजबूती से पकड़ लिया, पूरी ताकत से खींचा। हालांकि ग्रिल के आसपास पहले से ही जंग लग चुकी थी। खींचने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मजबूरी में वह पानी की सतह पर लौट आई, लेकिन तभी बड़ी बहन अचानक बेहोश हो गई। अब उसे समय के साथ दौड़ लगानी थी। छोटी बहन ने तुरंत पास की पुरानी स्विमिंग सूट उठाई, फिर से पानी में डूब गई। उसे ग्रिल पर लपेटा, कपड़े की मदद से घर्षण बढ़ाया। जीवित रहने की इच्छा के दबाव में उसके अंदर की ताकत पूरी तरह से फूट पड़ी। उसने ग्रिल को खींचकर बाहर निकाल लिया। हालांकि इस समय बड़ी बहन की हालत गंभीर थी। वह पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। मजबूरी में छोटी बहन ने तुरंत उसे कृत्रिम श्वास दी। ये महसूस करते हुए कि अब मौत के साथ दौड़ हो रही है, छोटी बहन ने ग्रिल को मजबूती से पकड़ लिया, कवर पर जोर से मारा। अंततः मेहनत रंग लाई। कवर में एक दरार बन गई। इस दरार के सहारे बहनें आखिरकार बाहर निकल गईं। छोटी बहन ने तुरंत बड़ी बहन को इंसुलिन इंजेक्शन दिया। लंबे इंतजार के बाद बड़ी बहन सुरक्षित रूप से जाग गई। जब दोनों ने सोचा कि संकट खत्म हो गया है, तो सफाई कर्मी दादी फिर से लौट आई, क्योंकि उन्हें लगा कि दोनों बाहर निकल आएंगे ताकि वह जेल में जीवन बिताने से बच सके। उन्होंने वापस आकर दोनों को खत्म करने का फैसला किया। छोटी बहन ने देखा और विनती की, वादा किया कि वह पुलिस को नहीं बुलाएगी। इस दृढ़ इच्छा शक्ति वाली बहनों को देखकर अंततः दादी भी दोनों से प्रभावित हुई। धीरे धीरे बंदूक नीचे रख दी और अंगूठी वापस कर दी और छोटी बहन ने भी अपना वादा निभाया। दादी को जल्दी घर जाने का इशारा किया। उसने तुरंत मदद के लिए फोन किया। एम्बुलेंस के आने के साथ बड़ी बहन भी जीवन के खतरे से बाहर हो गई और विश्वास है कि इस घटना के बाद बहनों का रिश्ता और मजबूत होगा और फिल्म यहीं समाप्त होती है।